आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 6 का पार्ट 2 जिसका नाम है बचपन। बचपन पार्ट लिखा है श्रीमती कृष्णा सुबती ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। परिवार में सभी लोग मुझे जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्की गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रूमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लोटे वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और साथ में सफ़ेद कोटी। मुझे अपने बचपन के मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे क्योंकि वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। अब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए शूज़ मिलते हैं, जूते मिलते हैं, उसके साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता है। जब कभी लंबी सैर पर निकलते हैं तो अपने पास रुई ज़रूर रखते हैं। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे और तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता है। ये एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटी शीशी के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे लगता है कि अगर हम वह दवा ज़्यादा नहीं पीते तो शायद ही कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की जो इंटरेस्ट हैं, दिलचस्पियाँ हैं, वो कितनी बदल चुकी हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे जिन पर लोग गाने सुना करते थे। रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी अब देखो तो वो आइसक्रीम हो गई। पहले हमें कचौड़ी और समोसा अच्छा लगता था, अब वो पेटीज़ हो गया। सैतूत, फालसे और खसखस की शरबत की जगह आप लोगों को तो कोक और पेप्सी पसंद लगती है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड और विमटो मिलती थी। इस समय जो आप लोग कोक, पेप्सी, थम्स अप वगैरह पीते हो ना, तो हमारे टाइम में वो लेमनेड और कोक नहीं था, उसकी जगह लेमनेड और विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविकोड इस तरह की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, और हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और पल भर में कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा लेकर खाती। और हाँ, शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कस्मल। सोचकर ही मुंह में पानी आए
चेस्टनट, एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते थे और फिर छिल के उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चना जोर गरम की पुड़िया जो जब थी वह अब नजर नहीं आती। पता है, पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निराई हाथ का कमाल था। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे की जुबान पर था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते और पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय और रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चों को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी करेंगे। और हाँ, शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक की भी क्या कहने। इस कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सरवर, इस कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दोनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे मोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लालटीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंग है। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी हम उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें बाहर देखने दौड़ते। देखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जिसे मैं कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। आंखों के डॉक्टर एक अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहराती थी, कुछ देर पहनूंगी तो उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा जो अब तक नहीं उतरा। हाँ, बस नंबर ही कम होते रहे। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा और कहा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची, मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। अब चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी। देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी। अब तो चश्मा चेहरे के साथ घुल मिल गया है। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा, लंगूर की सूरत। हाँ, इन दोनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। वो भी मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का उड़ना और कहाँ सहज सहल सुभी थी हिमाचली टोपियाँ। कंपोज्ड बाय कृष्णा सोमती।